ये एक्चुअली रुद्रपुर में था, NPC नेशनल फिजिक कमेटी, इसमें मुझे ओवरऑल गोल्ड मिला। और इससे क्या हुआ कि मुझे अमेचर ओलंपिया और शेरू क्लासिक के लिए डायरेक्ट एंट्री मिल गई। और अभी नेक्स्ट कॉन्टेस्ट जून में शेरू क्लासिक है, उसके बाद अमेचर ओलंपिया है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी प्राइज़ मनी का मैं कभी भी किसी भी कॉन्टेस्ट की प्राइज़ मनी घर में नहीं लेके आता हूँ। मैं वहाँ पे उसको डोनेट कर देता हूँ, जो बच्चे होते हैं उनको सबको डोनेट कर देता हूँ। और पैर में मेरे 2015 में एक लैंडस्लाइड में बहुत मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे दोनों लेग्स में फीमर टिबिया पूरा नील डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। ट्रेनिंग एक्चुअली पैशन तो फॉलो करता ही हूँ, ये तो मैं 10 साल से कर ही रहा हूँ। बाकी जॉब तो रहती है, उसको मैं अपने उससे पूरा करता हूँ। तो ये डॉक्टर साहब जो हमारे हैं बहुत डेडिकेटेड रहते हैं अपने डाइट को लेके, अपने और क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट को लेके, और प्रॉपर्ली ट्रेनिंग इनकी रहती है। और मैं खुद दिल्ली से उनको ट्रेन कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे श्रीनगर। न्यू को देना चाहिए कि कहते हैं कि इंडियन डॉक्टर होने के बाद भी अपना टाइम निकालते हैं इस चीज़ के लिए, पूरा ट्राई को अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और ट्रेनिंग जो है पूरी प्रॉपर्ली करते हैं। और प्योर वेजिटेरियन है सबसे बड़ी बात इनके लिए, जो फॉलो करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। अब खबर देहरादून के सहसपुर से है, जहां सनातन शक्ति संगठन प्रमुख ने कहा कि उत्तराखंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।
उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत चेंज हो रही है। बाहरी अन्य धर्म के लोग उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए हानिकारक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बाहरी अन्य समुदाय के लोगों द्वारा कभी अवैध मस्जिद मजारों के रूप में, तो कभी चरावाहों के रूप में, कभी किराएदारों के रूप में अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून के सुद्दोवाला की रहने वाली एक महिला ने कुछ लोगों को दुकान किराए पर दी थी। पिछले 6 महीने से न तो वो लोग किराया दे रहे हैं, न ही दुकान खाली करने के लिए राजी हैं। जमीन स्वामी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शासन प्रशासन में शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस पर मौन है। हमने किराए पे दे रखी थी पिछले लगभग 10-12 साल से, ठीक है। अब बीच में प्रधानमंत्री की योजना आई थी, स्वामित्व योजना 2022 में। इसमें पटवारी के साथ, प्रवीण पटवारी नाम था उसका, धोखाधड़ी से अपने नाम चढ़वा ली, ठीक है। उसके बाद हम तहसीलदार के पास गए, हम ठीक है चक्कर काटते रहे कागज ठीक कराने के लिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद इस व्यक्ति ने, जो हरून नाम का बंदा है, इसने आगे 47 लाख रुपए में किसी संजीव कुमार को आगे भेज दिया हमारी दुकान। बताओ, मैंने इसको, मेरे बच्चे उस समय छोटे हैं, तो ये है कि मैंने कहा थोड़ा किराया मिल जाएगा। तो ये लास्ट में इसको मैं 4-5 साल से बोल रही हूँ कि खाली कर दे, नहीं कर रहा है। कभी बोल रहा मैं वहाँ पे ले रहा हूँ, कभी मैं बंसीवाला में ले रहा हूँ, मतलब इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। फिर इसने लास्ट में ये स्वामित्व योजना का है सर, ये कागज, ये पुलिस वालों के सामने, पुलिस चौकी में ये स्वामित्व योजना का कागज इसने ये दिखाया कि स्वामित्व योजना में मेरा नाम आ चुका है, ये मेरी है कि इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये बोलने लगे तुम अपना कागज ठीक करवा लो और हम खाली करवा देंगे। सर ये है कि एक कागज के कारण इन्होंने विधवा औरत के साथ में गद्दारी करी है। आज संगठन जैसे सामने आया, संगठन को आपने सूचना पहुंचाई थी? हाँ जी, मैंने सूचना भी दी है, पुलिस वालों को भी बोला, वहाँ पे बुलाए गए सब है। इन्होंने स्वामित्व योजना के बलबूते पे इसको बोला कि ये इसी के नाम है कि अपना कागज ठीक करा लो। कि मैं विधवा औरत हूँ, मैं कितने परेशान हो रही है, महीने से परेशान हो रही है। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, ना पुलिस वालों ने की है, ना किसी ने, मेरे नेता किसी ने भी। क्या नाम आपका? कब से यहाँ पे काम कर रहे थे आप? 20 साल हो गए। अच्छा, ये सुनने मारा कि आपने दुकान रेंट पे ली थी, उसके बावजूद जो है आपने भी कागज बनवा लिए, दोबारा बनवा गए इसके? 2021 में। सर आपके पास ये संपत्ति कहाँ से आई? मालिक से खरीदी, जिसके नाम पे चल रही थी। लेकिन जो मालिक है वो तो खुद आपत्ति कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बेची है। हाँ जी, कितने बेची जमीन आपको इन्होंने? किस सन में? आपके पास कोई कागज है? आपने प्रॉपर्टी कहाँ से परचेज किया? आपने प्रॉपर्टी कहाँ से परचेज किया? आपने कोर्ट से ली या फिर आपने कोर्ट से ली थी? रजिस्ट्री कहाँ पर हुई थी? विकास नगर तहसील। आजकल छात्र छात्राओं की लगातार बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन इंटरमीडिएट का हिंदी का प्रश्न पत्र चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए विकास नगर के अंतर्गत 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जहां प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को नकल विहीन कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ की गई है। आपको बता दें कि पहले दिन इंटरमीडिएट के 2519 छात्र छात्राओं ने हिंदी की परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद छात्र छात्राएं बेहद ही खुश नजर आए। माय नेम इज समीक्षा। हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? हिंदी। कैसा था पेपर का पढ़ना? पेपर ठीक था, बढ़िया था। जैसे बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो मतलब किस तरह की हड़बड़ाहट तो नहीं? कैसा लगा? हिंदी के पेपर में हमारे जो ब्लॉक विकास नगर के अंतर्गत 21 केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें इंटर के जो आज बच्चे थे वो 2519 बच्चे आज परीक्षा दे रहे थे और जो सभी केंद्रों के पास में धारा 144 लागू है। कोई भी किसी तरह का प्रयोग, कोई लाउड स्पीकर, कोई किसी तरह का मीटिंग जलसा किसी प्रकार की भी नहीं होगा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पुलिस को लिखा गया है और उनकी तरफ से भी गश्त की जा रही लगातार। और उसके अलावा जो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए रात्रि चौकीदार की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल में है और उसके अलावा जो केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन और जो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक हैं वो लगातार जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं।
अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में वाहन में लिफ्ट मांगकर वाहन में रखे 2,88,000 रुपए चोरी करने वाले 2 चोरों को मसूरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर नकदी बरामद कर ली गई है। मसूरी में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि बुधवार को विजेंद्र सिंह द्वारा मसूरी कोतवाली में लिखित तहरीर देकर बताया गया था कि सांझा दरबार कैंपटी रोड से मसूरी जाते हुए 0 पॉइंट के पास एक लड़का और एक लड़की द्वारा उनकी गाड़ी रोककर लिफ्ट मांगी गई और उनके द्वारा उन्हें लिफ्ट देकर पिछली सीट पर बिठाया गया और वाल्मीकि मंदिर के निकट लाइब्रेरी चौक पर छोड़ा गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी गाड़ी की सीट कवर के जेब को चेक किया तो जेब में रखे 2,88,000 रुपए नहीं मिले, जो लिफ्ट देने वाले दोनों लोगों द्वारा चोरी कर दिए गए थे। देखिए 15 तारीख को कोतवाली मसूरी में एक वादी आए, उनके द्वारा बताया गया कि 14 तारीख को जब वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो एक लड़का लड़की ने उनसे जो है लिफ्ट मांगी और लिफ्ट लेकर के वो लाइब्रेरी चौक के पास आए। वहां से जब वो उतरे उसके बाद जब उसने अपनी गाड़ी में देखा तो उसकी गाड़ी में जो कैश पड़ा हुआ था लगभग 2,88,000 रुपए वो वहाँ पर नहीं थे, चोरी हो गए थे। तो इस संबंध में उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जो हमारी कोतवाली मसूरी में जो है टीम गठित की गई और इस पर जब कार्रवाई की गई तो जो रूट पर जो CCTV कैमराज हैं उन सबको लेकर के संदिग्धों की फोटो हमारे पास अवेलेबल हो गई। उसको वादी से वेरीफाई कराने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन कराई गई। तो आइडेंटिफिकेशन में ये 2 लोग जो है भाई बहन निकले जो नेपाल के रहने वाले थे और इनको जब पकड़ा गया तो इनके पास से चोरी किए गए 2,88,000 रुपए बरामद किए गए। खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की मां गोदावरी कापड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि उनका बेटा लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है, वहीं कुछ लोग उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें असामाजिक तत्व लगातार परेशान कर रहे हैं। कभी उनके आवास पर पटाखों से धमाके किए जा रहे हैं, कभी घर के आसपास गाली गलौज की जा रही है। हम 6 लोग तो नहीं हुए, गरीब लोग हुए हैं, अल्लाह ताला है, बहुत परेशान कर रहे हैं। जिस दिन ये लोग आए पटाखा जलाया, मेरी साड़ी भी पूरी जल गई। मेरे लड़के की मम्मी किसी को मत बताना, नेतागिरी है ये, 6 बहन पहनी बात, नेतागिरी है, कुछ मत कहना। मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। कल भी अगवा में क्या छापे आए हैं, मैं कितने परेशान हो रही हूँ, मैं बेटा बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं मेरे बच्चों को बहुत ही परेशान कर रहा है ये भगवान। सब वो काम करो अपनी सभा घर घर जा मरी गरीब नंदी छूँ, सब वो काम करो, सब तीर करो, सबने जिताया रहे, सब बितानले जिताया रहे, सब बितान के आशीर्वाद दिल सब उनमें सब मिलजुल जिताया रहे। यो नहीं आयल हम बहुत परेशान हो रही हैं। बीमारा नाती से एक बुआ से मेरे घर पर मैं कहे तो 8 बजे लेने करे, परसों रात को 8 बजे होने की हो गई। मेरे को क्या करूँ गुमसुम पर लिखा हुआ तेरा लड़का गुमसुम होगी। और क्या कहूँ मेरी भगवान नारायण यो प्रार्थना करूँ और मैं यो वो फसला होते हैं, बस ये फसला होते हैं, ये फसला जरूर होते हैं। अब मैंने बहुत गरीब तौर पर पढ़ाया लिखाया रखा, मेरे तो ईमानदार से दुनिया जान से ईमानदारी कर पारी, ईमानदारी एक पैसा पैर में खाई हो, ईमानदारी कर मेरी इस कर मरियानी। और हाँ मेरी तबीयत खराब है और किसी बहुत शुक्र वाली भी हूँ, तबीयत खराब भी है। एक 5-7 ऑपरेशन ही है मेरे में, करीब बुढ़िया घर में हूँ, एक बहू के साथ रहती हूँ। भगवान नारायण की करूँ बेटा, बहू के साथ रहती हूँ। 4 ऑपरेशन है मेरा, 2 दादी हैं, परसों रात को मर जाती क्या होता है मेरे, चले कहाँ गया है मेरा लड़का। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा सितारगंज रोड टोल प्लाजा से लेकर चकरपुर रोड तक जाने वाली बाईपास रोड पर लगातार हो रहे हादसों से आक्रोशित सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए NH बाईपास के किनारे धरना प्रदर्शन किया। जहां खटीमा विधायक भुवन चंद कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी भी ग्रामीणों का समर्थन देने पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने NHI पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बाईपास रोड का शुभारंभ तो कर दिया गया है, लेकिन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बाईपास रोड पर कोई भी उचित ब्रेकर और साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है और एक्सीडेंटल जोन का भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से तेज रफ्तार वाहनों से लगातार दुर्घटनाएं और मौत हो रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी शासन प्रशासन और NHAI इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में रानीखेत रोड पर रामनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि CO बलजीत सिंह भाकुनी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी का भी यहां पुतला फूंका गया। छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मनीष जोशी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रामनगर के आसपास के इलाकों में नशे का अवैध कारोबार पूरी तरह से फल फूल रहा है। नशे के इस अवैध कारोबार के खुलेआम चलने के कारण युवा पीढ़ी इसकी ओर अग्रसर हो रही है और आए दिन नशेड़ी किसी न किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं और चोरी की घटनाएं भी लगातार क्षेत्र में बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ आवाज उठाई थी। 2 दिन पहले नशे के खिलाफ एक मुहिम चली थी, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और उनकी जो नशे के कारोबारी हैं उन्होंने आगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, बदतमीजी करी। उसके बाद
सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और समस्त जो भी जनमानस थे यहाँ के रामनगर के, सभी वहाँ कोतवाली गए। इन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी और हमसे कहा कि हमने इन्हें जेल में डाल दिया है और उन पे SC/ST एक्ट लगाया है। पर उसके अगले दिन ही इन्होंने पता नहीं इन्होंने पैसे खाए या जो करा, इन्होंने अगले दिन ही उन लोगों को रिहा कर दिया और बिना किसी कोर्ट में पेश करे, बिना किसी उसके कोतवाली से उनका चालान काटा और उनको बिना परमिशन के रिहा कर दिया। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारे द्वारा सभी छात्र द्वारा नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है। हम जितनी भी शिकायत दर्ज करते हैं उसमें पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम उनका यहाँ से ट्रांसफर करवाने के लिए अपने अनशन में बैठेंगे जब तक हमारे लिए कार्रवाई नहीं होगी। खबर विकासनगर से है, जहां जैन समाज के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के जन्मदिन के मौके पर विकासनगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तीर्थकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वही तीर्थकर कहलाते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, जिसके चलते विकासनगर में निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी प्रस्तुत की गई। विधानसभा में पेश हुए प्रदेश के बजट को कांग्रेस ने आंकड़ों का बजट बताया है, जिसके चलते विकासनगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी की नेत्री और कार्यकारी जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार का ये बजट निराशाजनक और केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। लक्ष्मी अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ये बजट जनहित में नहीं केवल अपने फायदे के लिए बनाया है, जिससे प्रदेश की जनता को निराशा हाथ लगी है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने UJVNL की भूमि पर अतिक्रमण की जद में आ रहे प्रभावित परिवारों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार लगातार जन विरोधी काम कर रही है। जो कल सदन में बजट पेश किया है वो पूरी तरह से जो है आंकड़ों का मकड़जाल है, एक दिशा विहीन बजट है, दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। इसके अलावा उस बजट में कुछ भी नहीं है, ना उसमें युवाओं के रोजगार सृजन के लिए कोई बात कही गई, ना उसमें किसानों के लिए कोई बात कही गई, ना उसमें महिलाओं के लिए बात कही गई, ना छोटे व्यापारियों के लिए कोई बात कही है। तो कुल मिला के ये जो बजट है वो मैंने कहा ना आंकड़ों का एक मकड़जाल है, दिग्भ्रमित करने वाला बजट है और सरकार को धरातल पे काम करना चाहिए। आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। सरकार को बिल्कुल सरकार ने उन योजनाओं में ज़्यादा बजट का प्रावधान किया है जिसमें सरकार आराम से खुट-बुट कर सके, पैसे को इधर उधर कर सके, बंदर बांट कर सके। और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनमें सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की है बजट के नाम पे, वो चाहे पर्यटन का मामला हो, चाहे नंदा देवी गौरव कन्या योजना का मामला हो, चाहे और लोक कल्याण पेंशन के मामले में आप देखिए कि सरकार और आज कैग की रिपोर्ट ये बता रही है, सरकार के खुलासे कर रही है कि सरकार का कोई सा भी विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे वो समाज कल्याण विभाग है, हर विभाग में घपला हुआ है। ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। खबर मुनस्यारी से है, जहां विकासखंड मुनस्यारी के सरमोली में 5 मार्च को होली के दौरान एक युवक पर मारपीट करने और हत्या के आरोप में मुनस्यारी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीते 5 मार्च को होली के दौरान 4 युवकों ने राजू लसपाल के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान राजू लसपाल की मौत हो गई। थाना मुनस्यारी पुलिस ने आरोपी केदार सिंह मर्तोलिया पुत्र मोहन सिंह निवासी संगधुरा मुनस्यारी और सरमोली निवासी नारायण सिंह मर्तोलिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 2 नामजद आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें नियमानुसार संरक्षण में लिया गया है। खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर के दौरान स्वयं सेवियों ने महाशय राजीव कुमार सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में गंगा तट पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान छात्रों ने बहुत सारा प्लास्टिक और कूड़ा एकत्रित करके नगर पालिका के कूड़ादान में रखा। शाम के सत्र में ब्लॉक प्रमुख विनीता पवार उपस्थित रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने की। मामला बागेश्वर का है, जहां बागेश्वर शहर के मंडल सेरा वार्ड के जोशी गांव घिरोली इलाके में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक किराएदार के घर में एक महिला और 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बागेश्वर शहर के मंडल सेरा वार्ड के जोशी गांव में एक किराएदार के घर में 3 बच्चों और एक महिला के शव मिले हैं। घटना के बाद से पूरे शहर में खौफ का माहौल है। मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बागेश्वर तहसील के उपजिलाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं बच्चों का पिता फरार बताया जा रहा है। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है। गांव में सूचना मिली थी और पुलिस अपने कार्रवाई भी कर रही, जिसमें एक किराएदार के रूप में परिवार रहता था और जिसमें जो परिवार का मुखिया वो तो नहीं है, बाकी उस परिवार की उसकी महिला और उसके 3 बच्चे हैं और चारों मृत अवस्था में पाए गए हैं।
पुलिस अपना पंचनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई कर रही है और तफ्तीश में ही फिर पुलिस को इस बारे में क्या हुआ है उस बारे में बता रही है। अब खबर चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के हेलंग से है, जहां उर्गम मोटर मार्ग पर पीएमजीएसवाई के तहत सड़क सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि लंबे समय से इस सड़क के सुधारीकरण को लेकर आंदोलनरत और प्रदर्शन करते रहे। शासन प्रशासन पर पत्राचार करने के बाद अब सड़क का सुधारीकरण का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन जब जनता ने सड़क सुधारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया तो जनप्रतिनिधियों ने निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, घटिया सामग्री प्रयोग करने पर विरोध जताया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष अनूप नेगी ने कहा कि शासन और प्रशासन के संरक्षण में ठेकेदार इस तरह की मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सड़क सैकड़ों लोगों को लाभान्वित करती है, लेकिन जिस तरह से घटिया सामग्री का प्रयोग ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, आने वाले समय में लोगों के लिए सड़क जोखिम भरी हो सकती है। देखिए, अभी हम हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पे हैं, जहाँ की पीएमजीएसवाई विभाग है और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। लगातार यहाँ पे इस सड़क पे न जाने कितना सरकार का पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का रेत यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये है डस्ट और ये इस प्रकार का रेत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पूरे पत्थर हैं। और आप सीमेंट की क्वांटिटी देखेंगे तो आप सीमेंट ऐसे जो बिल्कुल जाम हो चुके हैं, जो सीमेंट ऐसे कट्टों का यूज़ किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई करे और इस सड़क से सरकार की छवि का भी धूमिल होने का प्रयास हो रहा है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क के कार्य को सही करवाएं। शासन से हमने लगातार पत्र दिए हैं, प्रशासन को पत्र दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब खबर थराली से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली, जो कि विधानसभा के नारायणबगड़, थराली, देवाल तीनों विकास खंडों का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पर विधानसभा की एक बड़ी आबादी इलाज के लिए निर्भर रहती है। लेकिन संसाधनों के अभाव में जहां देवाल और थराली की गर्भवती महिलाओं को यहां से 60 किलोमीटर दूर बैजनाथ, बागेश्वर और कर्णप्रयाग की दौड़ लगानी पड़ती है। अब यहां की प्रसूता महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लंबी दूरी नहीं नापनी पड़ेगी। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की और इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। निश्चित रूप से मैं जब मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनावों के सामने गया था, तब से लेकर के आज तक मैंने ये महसूस किया है बहुत लंबे समय से कि हमारे क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति की महिलाओं के लिए, बहू बेटियों के लिए अल्ट्रासाउंड की बहुत ही असुविधा थी, जिसमें लोगों को दूर दराज जाना पड़ता था। कुछ लोग गरुड़ जाते थे, कुछ श्रीनगर, ऋषिकेश तक जाते थे और बहुत असुविधा होती थी। कभी कभार ऐसी घटनाएं घट जाती थी कि जिसको हम कह नहीं सकते हैं, और ये चिंता मेरी हमेशा बनी रही। इस संबंध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री जी का। स्वास्थ्य मंत्री जी के पास में गया तो उन्होंने तत्काल मुझे NSM निदेशक के पास भेजा। तो मैंने उनसे जब अपने इस क्षेत्र की समस्या को रखा तो उन्होंने तत्काल इसमें 2 अल्ट्रासाउंड की हमारे व्यवस्था कर दी है। मैंने CMO से भी कल वार्ता हुई है मेरी कि तत्काल ये इंस्टॉल की जाए, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी निश्चित रूप से यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की हम व्यवस्था कर रहे हैं। खबर श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक के दूरस्थ गांव डांग चौरा से है, जहां क्षेत्र की एक महिला के मुंह में 1 महीने से लगातार खून आने की समस्या थी, जिसके चलते वो श्रीनगर बेस अस्पताल के ENT OPD पहुंची, जहां डॉक्टरों की जांच में पाया गया कि महिला की सांस नली में एक जिंदा जोंक फंसा है, जिसके बाद डॉक्टरों ने दूरबीन विधि के जरिए ऑपरेशन कर जोंक को बाहर निकाला। अब जोंक से ग्रसित महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। कल हमारी OPD में एक 42 वर्षीय महिला डांग चौरी से हमारे यहाँ आई है। OPD में आई थी। OPD में उसने कंप्लेंट की कि उसके गले से खून आ रहा है और आवाज़ बदली हुई है पिछले 1 महीने से। हमें कुछ शक हुआ तो हमने उसकी एंडोस्कोपी करके देखा। एंडोस्कोपी में देखा कि उसके गले में वोकल कॉर्ड के नीचे से एक जोंक आ रही है। ये काफ़ी अजीब सी बात थी। हमने तुरंत मरीज को एडमिट किया। को बेहोशी में एंडोस्कोपी के थ्रू ये निकाला गया है। ये लीच है, ये इसका स्टम्प है, ये बॉडी है, ये पूरी की पूरी उसके ट्रैकिया से निकली है। ये करीब 4, जब ये पूरी खिंची हुई होती है तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है। 4 सेंटीमीटर के आसपास की लंबी होती है। मरीज अभी ठीक है, हमने उसको शिफ्ट कर दिया है वार्ड में। होपफुली हम कल उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल के रामनगर पहुंचने पर भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल, नगर अध्यक्ष मदन जोशी और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र रावत के अलावा कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन हित में काम करने के साथ ही आगामी निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां 72% हिस्सा वनों का है। उन्होंने कहा कि वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग के अलावा इसे बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों से आग लगने की घटना काफी कम हुई है और इस वर्ष प्रयास है कि इन घटनाओं पर लगातार रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। देखिए,
इस राज्य का 72% हिस्सा फॉरेस्ट है। और इसके अलावा कॉर्बेट एक विश्व प्रसिद्ध हमारी सेंचुरी है और आप जानते हैं कि देश विदेश के तमाम पर्यटक यहाँ पे आते हैं और इस पूरे इलाके की इकोनॉमी का बहुत मजबूत आधार है। तो कॉर्बेट को किस तरह से जो भारत सरकार के प्राविधान है उसका पालन करते हुए कॉर्बेट को किस तरह आगे बढ़ाया जा सके, नई सुविधाएं दी जा सके और साथ साथ आम आदमी को भी इससे जो प्रभाव न पड़ सके, इसको लेकर के भी चर्चा भी। दूसरा जो आज एलिफेंट जो है आपका हाथी, एक ऐसी प्रजाति हो रही है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कर्णप्रयाग में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि 13 से 18 मार्च तक होने वाले विधानसभा सत्र को समय से पहले ही समेट दिया गया है। सरकार विपक्ष के जवाबों से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार डरी और सहमी भी है। उन्हें पता है कि उनके पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए उनके द्वारा पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बजट में स्थानीय लोगों के हाथ अभी भी खाली हैं। युवा, बेरोजगार, महिलाओं, किसान, पलायन आदि को लेकर बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। 4 धाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा से पहले लाख दावे करती है, लेकिन दावे खोखले साबित होते हैं। निलंबन को लेकर उन्होंने कहा कि विधायक आदेश चौहान ने जब सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे पीठ ने नकार दिया, जो कि गलत है। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। द्वारा भराड़ी सैन के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया। बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी, बजट में कोई प्राविधान उसका नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है वो व्यवस्था इसमें नहीं है। देवी आपदा वाला ये राज्य है, यहाँ देवी आपदा लगातार आती रहती है। जो लोग प्रभावित हैं उनको समुचित मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं ख़ास तौर से जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ कि जो स्लैब तैयार किया है, उस स्लैब के माध्यम से तो जो आर्थिक मदद है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। बजट प्राविधान आपने 1000 करोड़ का कर दिया और जो लोग प्रभावित हैं उन्हें आप जो है कुछ दे नहीं रहे। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।